कोरोना काल के बारे में हम आपको बात करेंगे, क्योंकि कोरोना काल बीत गया समझ रहे हैं, लेकिन अभी दो लहर तो आ गई हैं, तीसरी लहर की भी अभी संभावना चल रही है। तो मैं सबसे पहले आपको तीसरी लहर के बारे में पूछना चाहूँगा, ये इसका क्या हुआ? दोनों चीज़ें स्पष्ट करता हूँ, कोरोना और कोरोना काल। देखिए, कोरोना की बीमारी के बारे में तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह का वायरस है जो बहुत तेज़ी से संक्रमण करता है, और क्योंकि बहुत तेज़ी से संक्रमण करता है, घातक है बहुत सारे लोगों में, इसलिए इसका प्रकोप, इससे होने वाली मौतें हम सब ने समाज में देखी। अब ये लहरें क्या है? ये लहरें हैं बार बार इसका आना और बार बार इसका जाना। कोरोना को संक्रमण के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संपर्क चाहिए। जब भी सामाजिक तौर पे संपर्क बढ़े या सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया गया, स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो हमने देखा कि तेजी से समाज में कोरोना का प्रकोप फैला। ये तेजी से फैलना लहर, एक लहर हमने देखी, दूसरी लहर हमने देखी जो पहली लहर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। अब लहर का मतलब जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ वही हुआ कि बहुत तेज़ी से, बहुत व्यापक स्तर पे, बहुत बड़े समाज के लोगों में इसका प्रकोप हुआ। बहुत सारी मृत्युएं हमने देखी, बहुत सारी पीड़ाएं हमने लोगों में देखी, बहुत सारे रोगग्रस्त लोग हमने देखे। तो ये जो दूसरी लहर में हुआ, ये अब तक का मुझे लगता है मानवता के साथ होने वाली किसी भी भयंकर बीमारी को जो हमारी जनरेशन ने देखा, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण था। अब हम इसी तरह की किसी और लहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लॉकडाउन लगा देते हैं, जब भी हम नियमों का पालन करते हैं, या किसी भी वजह से हम अपने आप को एक दूसरे के संपर्क से दूर लेके चले जाते हैं, लॉकडाउन जिसको हम कह रहे हैं, तो ये प्रकोप हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जाती है, या हम अपने व्यवहार में इस तरह की त्रुटियां लेके आते हैं, इनडिसिप्लिन लेके आते हैं, फिर हम जैसे जैसे संपर्क में एक दूसरे के आने लगते हैं, उसी तरह से संक्रमण वाली बीमारी, संक्रमण वाला रोग तेजी से पुनः फैलने लगता है। तो उसी तरह की आकांक्षा अभी तीसरी लहर को लेके है। शायद लोग अभी भी कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, शायद अभी भी पूरी तरह से अव्यवस्थित व्यवहार नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो ढंग से सामाजिक दूरियों को, मास्क को, सैनिटाइजेशन को लेके सेंसिटिव हो गए हैं। और एक तीसरा काम जो पिछली बार की लहर के में नहीं हुआ था और इस लहर में हुआ है, वह है वैक्सीनेशन। पिछली बार हम वैक्सीनेशन की बातें करते थे, वैक्सीनेशन आया नहीं था। इस बार वैक्सीनेशन हुआ है और बहुत सारे लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है। इनफैक्ट ये वैक्सीनेशन इतना बड़ा, इतना व्यापक हुआ है हिंदुस्तान में कि 40 करोड़ लोगों को अब तक हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, जो आंकड़ा दुनिया में किसी भी देश से बड़ा है। दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, जो बहुत समृद्ध देश है। हम विकसित देश कहलाते थे, थर्ड वर्ल्ड, और फिर भी हम उनसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो इन सभी कारणों ने मिलजुल के बहुत सारा बचाव किया है समाज का, लेकिन फिर भी हम तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं, और ये लहरें कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक व्यवहार से जुड़कर ही आएंगी। डॉक्टर साहब, ये अभी आपने तीसरी लहर के बारे में बता दिया, और लोगों को इस जो दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने वाली है, या मतलब आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे? सर, ये तीसरी लहरें भी आएंगी, चौथी लहरें भी आएंगी, पांचवी छठी लहरें भी आएंगी, क्योंकि कोरोना कहीं जाएगा नहीं। वैक्सीनेशन उसका एक प्रयास है उसको भगाने का, लेकिन हमने बहुत सारी बीमारियों में वैक्सीनेशन की है। पोलियो को भगाने में हमें ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा वर्ष लग गए, और पूरी तरह से पोलियो से मुक्त होना अभी कुछ 8-10 साल पहले ही संभव हो पाया। इनका दुख का केस कहीं कहीं अभी भी आ रहे हैं हिंदुस्तान के पड़ोस में, नेपाल, पाकिस्तान में। कहने का मतलब है कोरोना कहीं नहीं जाएगा। कोरोना से बचने के तरीके अभी भी यही रहेंगे कि हम सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें, स्वच्छता के नियमों का पालन करें। जब भी इन नियमों में नरमी बढ़ती जाएगी, जब भी इन नियमों में इनडिसिप्लिन आएगा, तब तक ये लहरें आएंगी, और इन्हीं को लहरें कहा जाता है। ये कहीं किसी फैक्ट्री में इसका सृजन नहीं होता है कोरोना का। ये कोरोना हमारे बीच में है। जैसे जैसे हमारा जनसंपर्क बनेगा, जैसे जैसे सामाजिक दूरियां टूटेंगी, चाहे वो मेले हों, जलसे हों, शादी समारोह हों, या कोई भी ऐसा माध्यम जिससे एक दूसरे से नज़दीक के मिलने का मौका बने, कोरोना वायरस फैलेगा। तीसरी लहर भी आएगी, क्योंकि आप लॉकडाउन में तो समाज को हमेशा रख नहीं सकते।
सारे लोगों ने तो लॉकडाउन को पूरी तरह से तब भी नहीं माना, पर जो भी था एक बहुत मोटे तौर पे समाज लॉकडाउन में था। अभी लॉकडाउन के नियमों में हमें छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि समाज को चलाने के लिए उनकी जीविका, उनकी और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लॉकडाउन में तो आप कब तक समाज को रख सकते हैं। लेकिन अगर समाज लॉकडाउन से बाहर आता है, सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है, दूरियों के नियमों का, स्वच्छता को लेकर सेंसिटिव नहीं रहता है, तो ये तीसरी लहर आएगी, उसी व्यापक स्तर पे आ सकती है, या हो सकता है उससे बड़े स्तर पे भी आए। अगर हम लोगों ने एज ए सोसाइटी इन चीज़ों की लापरवाही की, अनदेखी की, तो ये तीसरी लहर, चौथी लहर सब आएंगी। ये लहरें कहीं नहीं जा रही हैं। ये तो नामाकरण है कि पिछली बार हमने बहुत बड़ा कोरोना देखा, दोबारा फिर वही बहुत व्यापक स्तर पे समाज में, और दूसरी लहर। इस तरह से जब ये समाज में तीसरी बार बहुत व्यापक स्तर पे हो जाएगा तो इसको तीसरी लहर कहेंगे, चौथी लहर कहेंगे। आज भी इस देश में बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में तो आंकड़ा घटा है, लेकिन केरल में, महाराष्ट्र में, साउथ के कुछ और राज्यों में, कर्नाटक वगैरह में अभी भी कोरोना काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, काफ़ी एक्टिव है, और ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जब ये बढ़ेगा उसको हम अगली लहर का नाम दे देंगे। तो डॉक्टर के नाते तो मैं यही कहूँगा कि मुझे पिछले साल कोरोना हुआ, मैं भी ICU में एडमिट था, और मैं नहीं चाहता था कि कोरोना मेरे हॉस्पिटल में, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल नहीं है, मुझे देखना पड़े। पर हुआ कुछ ऐसा कि जो भी उस समय आ रहा था, पिछले 3 महीने के पहले, अप्रैल 2022 से लेके मई 2022 तक, 1 महीना, तो लोग ही कोरोना के आ रहे थे। हम चाह के भी अपने आप को उनसे दूर नहीं कर सके। फिर समाज में हमने इतने व्यापक स्तर पे लोगों को पीड़ित देखा, परेशान देखा, तो मन से कोरोना का भय निकाला। स्टाफ के जो लोग थे उन लोगों ने भी काफ़ी इस चीज़ को समझा, और सभी लोगों ने एज ए टीम ये तय किया कि अब जो भी आएगा, वो कोरोना आए, सामान्य बीमारी आए, हम सबको स्वीकार करेंगे। हम जो उनके लिए कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन, हम उन सब जिम्मेदारियों को लेंगे। और वास्तव में वो इतना कठिन समय था कि उस तरह का प्रकोप शायद दोबारा देखने को ना मिले, और हमने भी इस तरह का व्यापक मानवता को पीड़ा देने वाला इंसिडेंट्स पहली बार देखा था। हमने लोगों को असामान्य तरह से मरते हुए देखा, दवाइयों की कमी से जूझते हुए देखा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को परेशान देखा। अस्पताल भी जो कहते हैं रिसोर्सेज क्रंच, उससे सफ़र हो रहे थे, बेड्स की कमी हो गई थी। मेरे यहाँ पे सेटी तक पे लोगों को हमने लिटा के उनको जो भी हम दे सकते थे सेवाएं, स्टाफ ने एक प्रयास किया गया कि कोई भी वापस ना जाए, और जो भी हमारी क्षमताओं में हो सकता है हम वो करें। और हमारी क्षमताओं से भी बाहर कुछ ऐसा बहुत कुछ था, जैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी, इंजेक्शन रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ तो मिल ही नहीं रही थी, और भी ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ थी जो बहुत मुश्किल से लोग उपलब्ध करा पाते थे। तो ऐसे डॉक्टर हमने वो जिम्मेदारियों को निभाया, उनमें होने वाली समस्याओं को देखा, मरीज को होने वाली पीड़ाओं को देखा। अब ये दूसरा पहलू इसी सवाल का जो अभी आपने पूछा, कि एज ए डॉक्टर और एज ए सामाजिक आदमी, मेरे अपने अनुभव, समाज के लोगों से जो अनुभव मिले वो कैसे हैं। तो हमने पाया कि समाज ने जिस तरह की मजबूरी को जिया, एक पूरी तरह से फेल्ड सिस्टम था। बड़ी बड़ी बातें करी गई प्रशासन की तरफ से, बड़ी बड़ी बातें करी गई टीवी माध्यम से, सरकारों के द्वारा, पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस तरह का कोई भी प्रयास ग्राउंड लेवल पे कम से कम 1 महीने नहीं दिखा। या तो हमारी व्यवस्थाएं उसके लिए तैयार नहीं थी, या जिस लेवल पे तैयारी की गई थी वो लेवल बहुत ही छोटा हो गया था। ये इस तरह से कि आप छतरी लेके निकले और आप किसी बहुत भयंकर तूफान में फंस जाएं, तो तूफान जैसी स्थिति थी, और तैयारियां छतरियों की थी। आज सरकारें जो कहना चाहें, जो सुनाना चाहें, वो उनकी मर्जी है, पर एज ए डॉक्टर, क्योंकि मैं इस बीमारियों के बीच में रहा हूँ, मैंने वास्तव में डॉक्टर्स को त्रस्त देखा है, मरीजों को त्रस्त देखा है, व्यवस्थाओं को पंगु देखा है। समाज उससे बाहर धीरे धीरे निकल रहा है। अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के परिवार के सदस्यों को उन्होंने खो दिया है। और एक बड़ी अजीब सी बात भी मैंने ऑब्जर्व की एज ए डॉक्टर, कि कई बार उस समय ऐसा था कि हम लोगों के ब्लड टेस्ट भी नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि जितने टेस्ट हो सकते थे उससे ज़्यादा टेस्ट कराने की क्षमताएं लैबों की नहीं थी। पीड़ित स्थिति में मरीज अस्पतालों में आता था और उसको लैब की लाइन में लगाना संभव नहीं था। लैब वाले अस्पतालों से आके सैंपल्स कलेक्ट करने की स्थिति में नहीं थे। बहुत सारे लोगों के तो टेस्ट भी नहीं हो पाए, और वो 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, जिनको बहुत सीवियर संक्रमण था, जब वो नहीं बच पाए, तो आज जब हम देखते हैं कि समाज में उनके लिए कई सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं, उनको सामाजिक रूप से
लाभ देने की कोशिश सरकारें कर रही है, पर एक समस्या आ रही है कि उनकी कोरोना की जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ पाई, हालांकि वो कोरोना जैसे लक्षणों से मरे, लेकिन अब उनके लिए समाज को ये सोचना पड़ेगा कि वस्तुतः इन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में तो कोरोना के लक्षणों से मरे पर ना तो इनके टेस्ट हो पाए। दूसरा, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे लोग जिनके परिवार के जीविका चलाने वाले जो सदस्य थे वो नहीं बच पाए, आज उनको जीविका चलाने की समस्या है, उनके बच्चों को भरण पोषण की समस्या है। मैं ऐसे लोगों को, खुद से जुड़े हुए लोगों को देखता हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति इस कोरोना काल में बिल्कुल डामाडोल कर दी है। तो जो दूसरा पहलू है, सामाजिक पहलू, अब हमें इस बीमारी के बीच में जो भी समय मिला है, हमें कोशिश करनी चाहिए एज ए सोसाइटी, एज ए सिस्टम, कि हम इन लोगों को राहत पहुंचाएं और दूसरा साथ साथ ये तैयारी करें कि इस तरह की स्थिति में हम कभी ना आए, कभी भी इस तरह का सामना दोबारा ना करना पड़े।